और अभी जो हाल ही में विधानसभा का सत्र, मॉनसून सत्र की कार्यवाही खत्म हुई है, मैं समझता हूं कि खास रूप से सरकारी क्षेत्र में जो कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, चाहे औपचारिकता के रूप में जो डीए सरकार ने 15 अगस्त पे बढ़ाया है, चाहे हमारे पीटीए है, बैट है, एसएमसी टीचर्स हैं और लोअर तबके के हमारे आंगनबाड़ी है, जिस तरीके की राहत सरकार को उनको देनी चाहिए थी, और हमारे पुलिस कांस्टेबल्स हैं, पहली बात तो सरकार ने ये कहकर कि कोरोना काल के समय में जिन जिन लोगों को उन्होंने इसका योद्धा कहा और फ्रंट फुट पे इस कोरोना के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें से एक भी किसी कैटेगरी को सरकार द्वारा उनको ना तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए गए और ना ही उनको औपचारिक रूप से कोरोना वॉरियर का खिताब जो है वो सरकार द्वारा दिया गया। मैं समझता हूं कि खास रूप से जो फ्रंटलाइन के इसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स के एम्प्लॉयज़ थे, एनएचआरएम के माध्यम से जो हमारी उसमें आशा वर्कर्स थी, जिन्होंने घर घर जाकर महिलाओं ने खास करके जो लड़ाइयाँ लड़ी और जिस तरीके से उनसे दिन रात काम लिया। पिछले कल ही हमारे पास आशा वर्कर्स का एक प्रदेश स्तर का डेपुटेशन मुझसे यहाँ पे आकर मिला और उनका यही जनरल ग्रीवेंसेस थी कि उनकी बहुत प्रताड़ना हो रही है। उनकी जो सेवाएं, उसका एक तो कोई निर्धारित समय नहीं है, दिन रात उन्होंने सेवाएं जो है वो इसमें दी। कंपाउंडर की का कार्य उनसे करवाया गया और साथ ही साथ कई जगहों पे इंजेक्शन उनसे लगवाए गए, दवाइयों का जो है दवाइयों देने का वितरण उनके माध्यम से करवाया गया। मगर उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी ये सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे प्रदेश के अंदर है और ख़ास रूप से जो निचले तबके के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो समय समय पर वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते आए हैं। मैं कहता हूं कि एक और तो ये सरकार कहती है कि हम बहुत संवेदनशील हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम बहुत संवेदनशील हैं, मगर जब वो संवेदनाएं इन लोगों को दिखाने की बात आती है तो ये सरकार क्यों पीछे हट जाती है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज हमको देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर वित्तीय परिस्थिति की बात कर रहे हैं, हम हर बारी इसको विधानसभा के अंदर भी उठाते हैं और जो इन्होंने अभी कैग की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट विधानसभा के सभापटल पर रे करी, उस पर साफ रूप से ये बात कही गई है कि 450 करोड़ रुपए के करीबन जो सरकार को पैसा जो है वो वसूलना था प्रदेश के अलग अलग जो यहाँ पे, चाहे वो आबकारी के माध्यम से है, चाहे वो आपका टैक्सेशन के माध्यम से है, जो रेवेन्यू जनरेशन प्रदेश के अंदर होनी चाहिए थी, वो करने में ये सरकार पिछले 2 साल के कार्यकाल में जो है वो पूरी तरीके से फेल रही है। तो निश्चित तौर से एक और आप जाकर अलग अलग जगहों पे घोषणाएं कर रहे हैं, नए नए सब डिविजन्स खोल रहे हैं। जुब्बल कोटखाई के अंदर आपने चुनाव वहां पे होने वाले हैं, इसलिए 2 सब डिविजन आपने 26 पंचायतों के अंदर वहां पे जुब्बल में और कोटखाई के अंदर खोल दिए। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो होना भी चाहिए था, मगर जिस तरीके से वो किया जा रहा है और अभी सिर्फ मुख्यमंत्री जी का दौरा, मंत्रियों का दौरा केवल उन निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है जहां पर संभावत जो है चुनाव होने हैं, चाहे वो विधानसभा की बात है, चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है। तो निश्चित तौर से ये सारी जो घोषणाएं हो रही है, चाहे वो एसडीएम ऑफिस खोलने की है, चाहे वो आपके तहसील खोलने की है, सब तहसील खोलने की है,
वो केवल और केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर एक और सरकार की जेब पूरी तरीके से खाली है। आपने देखा जिस तरीके से अभी मैंने बात, चाहे वो सीएजी रिपोर्ट की कही, चाहे वो 15वें वित्त आयोग की बात है, चाहे वो आपका जो 60,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश के ऊपर है, और लगातार हर महीने ये सरकार कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी एडीबी से, कभी आरबीआई से, कभी और किसी एजेंसी से जो है लोन पे लोन ले जा रही है। और मुख्य सचेतक, कभी चेतक, कभी मुख्य सचेतक, उनको गाड़ियां, उनको लग्जरी गाड़ियां दे रहे हैं, उनके दफ्तरों में स्टाफ लगाया जा रहा है। तो निश्चित तौर से इन सब चीज़ों पे सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। और दूसरी ओर जो अस्पतालों की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो आईजीएमसी अस्पताल है, अभी मुझे पिछले कल ही कोई टांडा से फ़ोन कर रहे थे कि वहाँ का जो टांडा अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन या तो लगी हुई है या ख़राब पड़ी है, उसकी वजह से जो टेस्ट आपको वहाँ करवाने पड़ते हैं, कांगड़ा में सारे प्राइवेट क्षेत्रों में करवाने पड़ रहे हैं, 2,000 से 3,000 से 5,000 के टेस्ट जो है वो इसके सीटी स्कैन के होते हैं। और आईजीएमसी के भी वही हाल है। अभी हमने वहाँ का जो ओपीडी ब्लॉक है अभी तक बनकर, जो पूर्व सरकार द्वारा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो है बनकर तैयार करवाया गया, आज 4 साल इनकी सरकार को हो गए हैं, उसको पूरी तरीके से अभी तक ये उसको शुरू नहीं कर पाए। और वही हाल आपका जो चाहे और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पेट स्कैन लगाने की बात है, वो भी आपने पीछे बजट में तो कह दिया, पिछले बजट में, कि हम वहाँ पे पेट स्कैन लगाएंगे। ना उसके लिए अभी कोई वहाँ पे कार्य शुरू हुआ है, ना उसके लिए कोई अभी तक जगह नियुक्त हुई है। तो ये केवल एक खिलवाड़ हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है। और आज हमारे जो है केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी हिमाचल आ रहे हैं। वैसे तो मैं उनका स्वागत करता हूं। अच्छी बात है कि हिमाचल का नाम रोशन कर कर वापस पहली बारी केंद्रीय मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। एक युवा होने के नाते, एक विधायक होने के नाते मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देवभूमि में, हिमाचल प्रदेश में, शिमला वो आ रहे हैं, यहाँ का विधायक होने के नाते शिमला ग्रामीण का मैं उनका स्वागत भी करता हूं। मगर कुछ कठोर उनके लिए प्रश्न भी है। निश्चित तौर से हिमाचल आए, हिमाचल एंट्री होने से पहले पहले एक नया तोहफा जो है वो मोदी सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए ले आए। 25 रुपये पहले ही जो है महंगाई चरम सीमा पर देश प्रदेश के अंदर पहुंची हुई है, और अब 25 रुपये आपने और उसकी बढ़ोतरी जो है वो एलपीजी गैस की सिलेंडर में करी है। मैं समझता हूँ ये तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुराग जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है कि आपको केंद्रीय पद तो मिला है, साथ में महंगाई भी आपको मुफ्त हिमाचल प्रदेश को दी जा रही है। और इससे जो आज प्रदेश के अंदर महंगाई की मार है, आपने देखा पीछे हमने 67 के माध्यम से विधानसभा में चर्चा लगाने का प्रयास किया। उस पर विपक्ष के कई विधायकों ने, मेरे समेत, हमने एक नोटिस दिया था 67 का कि हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं महंगाई के ऊपर, मगर विधानसभा अध्यक्ष ने उसकी अनुमति नहीं दी। और वहां पे कुर्सी के ऊपर बैठकर माननीय अध्यक्ष अपने को आरएसएस का एक जो है वो एक अपने को आरएसएस का प्रचारक कह रहे हैं। निश्चित तौर से विधानसभा अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है, और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी विचारधारा का, जब वो आपका इन संवैधानिक पदों पे बैठता है तो उनको अपनी विचारधारा पीछे रखनी होती है। मगर वो अपने कुर्सी पे बैठकर ये कह रहे हैं कि मैं आरएसएस का हूं, और प्रधानमंत्री भी आरएसएस के हैं, और राष्ट्रपति भी आरएसएस के हैं। मुझे लगता है कि गरिमा, वो हमको कहने की बात कर रहे हैं कि आप गरिमा बनाइए, मगर वो खुद उस माननीय सदन की गरिमा को तोड़ने का काम खुद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष कर रहे हैं। और जब हम उनसे जो जमीन से जुड़े हुए मसले हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, आपने देखा पीछे हमने प्रश्न लगाया विधानसभा में इसी सत्र में कि कितनी बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है, तो उसमें ये कहा गया कि 2 साल के कार्यकाल में मात्र 28,000 नौकरियां केवल और केवल जो है वो सरकार द्वारा 2 साल के कार्यकाल में दी गई है। और अभी भी जो है रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर 8 से 10 लाख के बीच में है, ये रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड बेरोजगार युवा है वो इससे कई दुगने प्रदेश के अंदर है। इन्वेस्टर्स मीट की बात करते हैं, आज उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। आज तो ये हाल इस सरकार का हो गया है कि विपक्ष के विधायक के साथ साथ इनके अपने विधायक, चाहे वो
बिंदल जी हो, चाहे वो धवाला जी हो, चाहे वो और विधायक हो, उन्हीं ने इस सरकार को कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया है। चाहे वो आपका इन्वेस्टर्स मीट की बात हो, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, आज हिमाचल प्रदेश का लोग, हिमाचल प्रदेश का युवा अपने को जो है वो ठगा सा महसूस कर रहा है। तो निश्चित तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक प्रदेश के, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हम एक सकारात्मक सोच के मैं विश्वास रखते हैं। अगर सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया होता तो हम जरूर इस सरकार का समर्थन करते, मगर सरकार ने आज तक मुझे लगता है कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण कदम, कागज पे तो बहुत उठाए, विधानसभा के अंदर घोषणाएं करने में ये सरकार पीछे नहीं हटी है। सारे के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, मगर जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो धरातल पे ना तो कोई नेशनल हाईवे बना, ना आपका अभी तक मंडी का एयरपोर्ट का कोई कार्य शुरू हुआ, ना आपका शिवधाम का कार्य शुरू हुआ, ना आपका रोजगार का अभी तक कोई कार्य प्रदेश के अंदर मिला है। और जो खासी नाराजगी आज प्रदेश के कर्मचारियों के अंदर और आउटसोर्स के कर्मचारियों के अंदर जो इस सरकार के खिलाफ है, वो हम जमीन स्तर पे आने वाले समय में उस मुद्दे को लेकर जाएंगे, क्योंकि सरकार को ये याद रखने की आवश्यकता है कि जिस सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों की अनदेखी करी है, उनको हमेशा बाहर का रास्ता दिखाया है। और निश्चित तौर से यही हाल इस सरकार का होने वाला है। और महंगाई का, जैसा मैंने कहा कि इतनी चरम सीमा पे, चाहे पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, एलपीजी के दाम है, आपके दालों के दाम है, तेल के दाम है, रसोई तेल के दाम है, सब्जियों के दाम है, इस पर कोई ना तो कोई मंथन हो रहा है, ना कोई चर्चा हो रही है। और अगर विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाने की कोशिश करे तो स्पीकर द्वारा जो है ये दबाव बनाकर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आई थिंक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद विवाद के लिए स्कोप होना चाहिए, अपनी आवाज रखने के लिए अधिकार होना चाहिए, मगर ये सरकार ना किसी को कोई अधिकार देना चाहती है और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष का कुर्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह जी, एक और सरकार बंदिशें लगा रही है और दूसरी ओर जनसभाएं और ये यात्रा, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? ये सरकार के दोहरे मापदंड है। पहली बार, जैसा मैंने कहा, कोरोना हुआ, नेचुरल प्रोसेस में हुआ, पूरे देश विश्व में हुआ, हम उसमें सरकार को दोषी नहीं मानते। जो दूसरा कोरोना प्रदेश के अंदर हुआ वो पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात करें, चाहे बंगाल की रैलियां हुई, कर्नाटका में रैलियां हुई, आपके तमिलनाडु में रैलियां हुई, और वही हाल हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए उसमें जो है कोरोना को फैलाने का काम जो है वो सरकार ने किया। मैं उसमें, अगर विपक्ष का भी उसमें दायित्व रहा है, मगर अगर सरकार इसको इनिशिएट कर रही है और उसमें कोई बंदिशें नहीं लगा रही है तो निश्चित तौर से अगर सरकार की पार्टी अगर वहां जा रही है तो विपक्ष को तो जाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते इस चीज को तो हम भी नहीं करते, मगर निश्चित तौर से उन्होंने किया तो हमको काउंटर करने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां बनी है। और ये सरकार, जैसा मैंने हमेशा कहा है, ये अपने फैसलों को पलटने में ये सरकार नए से नए रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश के अंदर रोज बनाई जा रही है। कभी बॉर्डर खोल देते हैं, फिर बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी आरटीपीसीआर टेस्ट लगा देते हैं, फिर उनको फिर से बंद कर देते हैं। ना तो इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई सोच है, ना इनके पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है। एक मकरजंडू आता है, वो आके कहता है तो खोल देते हैं, दूसरा आके कहता है तो बंद कर देते हैं। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं और ये निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश की कीमती लोगों की जानों को जो है जोखिम में डालने का कार्य जो ये सरकार कर रही है, इसका आने वाले समय में सरकार को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, मगर जो वर्तमान में इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके लिए केवल और केवल सरकार और सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो केवल जो है जिन्होंने 1% का काम हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं किया है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरे मुहाने पे, उसमें तीसरी लहर के मुहाने पे है प्रदेश और पूरा देश। ऐसे में इस तरह की यात्राएं और ये चुनाव, इनको किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित तौर से अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो चुनाव नहीं होने चाहिए। ये निर्णय सरकार ने लेना है, केंद्र सरकार ने लेना है, इलेक्शन कमीशन ने लेना है, उसका संज्ञान जो है वो लेने की आवश्यकता है। मगर मैं ये कह सकता हूँ
कि जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, चाहे वो बाकी विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे भी है, कांग्रेस पार्टी के पास जमीन स्तर पे कार्यकर्ता भी है और हमारा जोश भी जो है वो 7वें आसमान पर है। हम चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर निश्चित तौर से चुनावों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जान है। अगर ये लगता है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अगर लगता है कि इस आम चुनाव करवाने से, बाई इलेक्शन करवाने से जो है जान जोखिम में जा सकती है, तो उसको सरकार को और ख़ास करके चुनाव आयोग को इसके ऊपर जो है पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और जो भी निर्णय इसमें सरकार जनहित में लेती है उसमें हम उनके साथ है, चुनाव आयोग के साथ। मंडी एमपी चुनाव को लेकर कैसी होली लॉज का क्या स्टैंड है, क्योंकि अभी आपके फेसबुक पे प्रतिभा सिंह जी ने लाइव होकर कहा था कि एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ा जाए। तैयार है प्रतिभा सिंह जी? देखिए ऐसा है, ये जो घर है, जो हमारा निवास है होली लॉज, ये हमेशा से एक राजनीतिक घर रहा है और हमने कभी भी किसी भी परिस्थितियों में हम पार्टी हित में कभी पीछे नहीं हटे हैं। आपको याद होगा सन 77 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय मैं तो नहीं था, मगर जो मैंने सुना है कि उस समय करीबन 3 साल तक 77 से लेके 80 तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का जो पार्टी का कार्यालय है वो इसी घर से जो है वो होली लॉज से चला है। और निश्चित तौर से जब जब पार्टी को कोई मुसीबत आई है, पार्टी को कोई कठिनाइयाँ आई है, तो मेरे पिताजी ने हमेशा बढ़ चढ़कर, irrespective of what the political outcome was, irrespective of if there was a loss or a win, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, डट कर लड़ी है और प्रदेश की आवाज़ को उठाने का कार्य किया है और वही सीख उन्होंने हमको भी दी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी कोई इच्छुकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पार्टी के टिकट के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं, मगर अगर इस तरीके के कोई अगर सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम कभी भी पार्टी ऑनर के लिए, प्रदेश के ऑनर के लिए लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटे हैं और जो भी आदेश पार्टी का रहेगा, कार्यकर्ताओं का रहेगा, उसका मान सम्मान करना हमारा प्रथम दायित्व है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री का जो दौरा है 5 दिवसीय, इसका नाम दिया है जन आशीर्वाद। आप क्या समझते हैं इसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अच्छा है, आशीर्वाद ले रहे हैं, मगर आशीर्वाद आजकल जो भाजपा के नेता है वो प्रधानमंत्री जी के साथ ज़्यादा उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी मन की बात करने में विश्वास रखते हैं। अपनी मन की बात तो कह देंगे, अभी आके कह भी रहे, मगर जो जनता की मन की बात है उसको सुनते नहीं हैं और अगर हम उसको उठाने की कोशिश करें तो उसका विरोध करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा माननीय अनुराग ठाकुर जी को, वो एक युवा नेता है, प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मेरा तो उनसे एक विनम्र निवेदन यही रहेगा कि आप पहली बारी मंत्री बनकर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, मेरा आपसे विनम्रता से निवेदन है कि आप बोलने का कार्य कम करें और सुनने का कार्य ज़्यादा रखें। उससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी पार्टी को भी फ़ायदा होगा और देश और प्रदेश को भी फ़ायदा होगा। अगर वो यहाँ पे आके औपचारिकता के रूप पर केवल सरकार का गुणगान करके वापस चले जाएंगे तो उससे प्रदेश हित का भला होने वाला नहीं है।